हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डियर एट टीचर्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास है आपकी बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट की। चाइल्ड डेवलपमेंट आपका डी एल एड फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर है और आपके साथ इस टाइम चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको चैप्टर 6 पढ़ाया जा रहा है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी आ चुका है और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 का पार्ट 2। ठीक है, तो जल्दी से आ जाइए, शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम्स टाइम पे ज़्यादा बर्डन ना लेना पड़े। ठीक, क्लासेस लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और ये रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक दिन में 3 पेपर्स होते हैं जो आपको रट के पास नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि रटा हुआ कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे माइंड से क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो क्या करना है, आपको समझना है चीज़ों को। ठीक, समझना है और अपने शब्दों में उसको लिख कर आना है, रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले की क्लास में हमने क्या देख लिया था, मेंडल के नियम हमने बता दिए थे कि मेंडल ने 3 नियम दिए हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं इन्होंने कौन कौन से नियम दिए। मेंडल का नियम, हेडिंग डालिए, वंशानुक्रम की विशेषताओं का पता लगाने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने विभिन्न प्रयोग किए थे। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग इन्होंने मटर एवं चूहों पर किए। इन्होंने जो थे अपने गार्डन में क्या किया था, हरी मटर लगाई थी। ठीक है, उस पर क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन से नियम देखिए बताए हैं। प्रभाविकता का नियम इन्होंने दिया है, दूसरा क्या दिया आपका, पृथक्करण का नियम, और तीसरा कौन सा दिया, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं ली है तो ज़रूर जाइए चैनल पर। हमारी हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, उस पर जाइए और सीडीपी की प्लेलिस्ट बनी होगी और जाकर जो है चैप्टर 6 की, अगर इससे पहले वाली जो क्लास आई अगर नहीं ली है वो जाकर ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला क्या है आपका, प्रभाविकता का नियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण यानी कि क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी कि F1 जनरेशन में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण, लंबापन, जो प्रभावी है दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण, बौनापन, क्या होता है, छिपा रहता है। ठीक है, आइए देखिए क्रॉस करवा के देख लेते हैं। तो हमने क्या लिया, शुद्ध लंबे पौधे लिए। ठीक, जो थे आपके कैपिटल टी और कैपिटल डी। इसका क्रॉस किससे करा दिया, शुद्ध बौने पौधे जो हैं आपके स्मॉल टी और स्मॉल टी। और किस में है ये, F1 पीढ़ी में है। किस में, F1 पीढ़ी में है। तो इनका क्रॉस जो हमने करवाया तो आपको क्या प्राप्त हुआ, स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी। लेकिन आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये नहीं है कि हम पहले स्मॉल टी लिख देंगे बाद में कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है आपको, कैपिटल टी पहले लिखेंगे और स्मॉल टी हमेशा ही बाद में लिखेंगे। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है आपको कि हम पहले स्मॉल टी लिख दें और बाद में कैपिटल टी लिख दें, तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको कैसे सभी सभी पौधे कैसे मिले, लंबे, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसमें प्रभावी लक्षण आपका क्या निकल के आया, लंबापन। ठीक है, तो कैसे पौधे, संकर लंबे थे यानी कि अशुद्ध लंबे पौधे मिले। आगे आइए, आगे आपका है पृथक्करण का नियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जब यौवन पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, तो दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। क्या हो जाता है, दूसरी पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण
नहीं होता है। क्या नहीं होता आपका? लक्षणों का मिश्रण नहीं होता है। और युग्मज निर्माण के समय ये लक्षण अलग अलग हो जाते हैं। क्या होता है? जब युग्मज का निर्माण होता है तो जो लक्षण क्या होते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। युग्मज को आप लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में? गैमीट कहेंगे। ठीक है, गैमीट। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप लोग गैमीट्स लिख लेना। ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे कि युग्मज क्या होता है, गैमीट होता है। ठीक, आगे आइए। अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अर्थात युग्मजों की शुद्धता बनी रहती है। क्या होता है? युग्मजों की जो गैमेट्स होते हैं उनकी क्या होती है? शुद्धता बनी रहती है। यहाँ पर इसलिए कर लीजिएगा, इसलिए इसलिए इस नियम को युग्मजों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मजों की शुद्धता का नियम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये हमने क्रॉस करवा के देख लेते हैं। तो हमने क्या लिया? कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका क्रॉस किससे कराया? कैपिटल टी और स्मॉल टी से हमने करवा दिया। तो ये आपके क्या हैं? पेरेंट्स हैं। ठीक है, अब इनसे क्या लेना है हमको? गैमीट्स ले लेना है। क्या लेना है? गैमीट्स, यानी कि युग्मज लेना है। क्या लिया हमने? स्मॉल टी, सॉरी कैपिटल टी, और क्या लिया हमने? स्मॉल टी। इधर भी कैपिटल टी और स्मॉल टी ले लिया हमने। अब क्या करेंगे? एक चेकर बोर्ड बना लेंगे। क्या करेंगे? चेकर बोर्ड बना लेंगे। ठीक है, इससे क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ऊपर भी सेम यही लिख लेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब हम कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और कैपिटल टी का हम क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? कैपिटल टी मिल जाएगा और कैपिटल टी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? कैपिटल टी का स्मॉल टी से करवाएंगे, तो क्या आपको मिलेगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? स्मॉल टी का किससे कराएंगे? कैपिटल टी से करवाएंगे, तो फिर से आपको क्या मिल जाएगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी मिल जाएगा। अब हम स्मॉल टी का स्मॉल टी से करवाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये आपकी कौन सी पीढ़ी है? F2 पीढ़ी है, यानी कि F2 जनरेशन है। आइए आगे देखते हैं। तो हमारे पास देखिए शुद्ध लंबे पौधे कितने थे? शुद्ध लंबे कितने हैं? एक। कितना है? एक, जो कि शुद्ध लंबे थे। ठीक है, फिर हमें क्या देखना है? अशुद्ध लंबे कितने हैं? यहाँ पे प्रभावी लक्षण आपका क्या निकल के आया है? कैपिटल टी, और यहाँ पे भी कैपिटल टी। तो आपका प्रभावी लक्षण क्या निकल के आया? लंबे। ठीक है, लेकिन अशुद्ध लंबे पौधे कितने हैं? एक और दो, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी कितने हैं? दो हैं, यानी कि अशुद्ध लंबे हैं ये। स्मॉल टी और स्मॉल टी कितने हैं आपके? एक है, जो कि शुद्ध बौने हैं। क्या है? शुद्ध बौने। तो इनका अब जीनोटाइप अनुपात देख लेते हैं। तो आपको जीनोटाइप अनुपात जो निकल के आता है 1:2:1। ठीक है, तो जीनोटाइप जो अनुपात होता है ना, जीनी संरचना का अध्ययन होता है। ठीक है, इसमें टोटल देखते हैं कि कितना है। ठीक, अब हमें क्या देखना है? फिनोटाइप अनुपात देखना है। तो आपका क्या था कि हमने कोई 4 व्यक्ति आ रहे हैं, तो आपसे पूछा मैंने कि बच्चों बताओ, अच्छा वो 4 व्यक्ति जो आ रहे हैं उसमें कितने लोग लंबे हैं और कितने बौने हैं? तो आपने कहा मैम ऐसा है ना कि उसमें 4 लोग लंबे हैं और एक बौना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा? यहाँ पे कितने लंबे हैं देख लीजिए, 1 और 2। ठीक है, तो 3:1 हमने लिख दिया। ठीक ठीक, तो हमने फिर पूछा आपसे, तो क्या वो तीनों जो थे या चारों जो थे वो क्या सभी एक बराबर लंबे हैं? तो आपने क्या कहा? नहीं, वो कुछ लंबे हैं और कुछ बौने भी हैं। कुछ लोग ज़्यादा लंबे हैं, कुछ कम लंबे हैं। तो क्या हो गया आपका? कुछ ज़्यादा लंबे थे, कुछ कम, कुछ बौने थे, और कुछ जो है 6 फीट के थे, कोई 5 फीट 8 का था, कोई 5 फीट 9 का था। तो आपने क्या बता दिया? ऐसे बता दिया आपने। तो हमारा क्या निकल के आया अनुपात? फिनोटाइप अनुपात क्या होता है? बाहरी लक्षणों का अध्ययन होता है। क्या कहेंगे फिनोटाइप को? फिनोटाइप अनुपात के निकल आया कि हमने ऐसे ऐसे देख लिया, ये 3 व्यक्ति थे वो लंबे हैं, वो बौने नहीं थे। ठीक है, तो उसमें हमने ये नहीं देखा कि कौन बराबर लंबा है, कौन ज़्यादा लंबा है, कौन कम लंबा है। ठीक, तो क्या था? 3 हमारे थे लंबे और एक क्या था? बौना था। 4 लोग थे, उसमें क्या था? 3 लंबे थे और एक
बौना था। इसमें क्या बाहरी लक्षण हमने देखे, उनका क्या किया, अध्ययन किया। तो इसको क्या कहेंगे, फिनोटाइप अनुपात। क्या होता है, जो बाहरी लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहेंगे आप, फिनोटाइप अनुपात कहेंगे। समझ गए। चलिए आगे आ जाइए। आगे नेक्स्ट है आपका स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। क्या है आपका स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें देखिए मेंडल ने क्या कहा, मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी कि F1 में सभी बीज गोल तथा पीले थे। कैसे थे F1 पीढ़ी में सभी बीज कैसे थे, गोल थे और कैसे थे, पीले थे। इस संकर संतानीय पीढ़ी F1 के स्वपरागण से उत्पन्न द्वितीयक संतानीय पीढ़ी F2 में 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। कैसे बीज प्राप्त हुए, 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए। चलिए देख लेते हैं कैसे। तो हमने क्या किया, गोल व पीले ले लिए और झुर्रीदार व हरे, इनका क्या करा दिया, हमने क्रॉस करवा दिया। ठीक है। तो एक तरफ क्या लिख लेंगे आप, गोल व पीले लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे, झुर्रीदार व हरे। ठीक है। तो इसमें क्या था, दोनों प्रभावी शुद्ध होंगे। गोल व पीले जो होंगे दोनों क्या कैसे होंगे, प्रभावी होंगे और शुद्ध होंगे। और जो झुर्रीदार व हरे होंगे दोनों अप्रभावी और शुद्ध होंगे। ये क्या है, पेरेंट्स हैं। अब इनका क्या ले लेते हैं, गैमेट्स ले लेते हैं। आप लोग क्या इनका ले लिया, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई वाई। इधर क्या लिया हमने, स्मॉल आर आर और स्मॉल वाई। तो अब हमने इनसे क्या लिया, ये आपके पेरेंट्स हैं। ठीक है, ये पेरेंट्स हैं ये। ठीक है। और ये आपके क्या है, इनकी संतान है। इनसे ले लिया हमने, गैमीट्स ले लिए, समझ लीजिए। ठीक है। तो क्या लिया हमने एक इनसे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई लिया। इधर क्या लिया, स्मॉल आर और स्मॉल वाई ले लिया। तो जब हमने इनका क्रॉस करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो ये कौन सी पीढ़ी है आपकी, F1 पीढ़ी है आपकी। ठीक है। आगे आइए, चेकर बोर्ड बना के हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितने हमें कैसे, मतलब कौन कौन से क्या मिले, प्रभावी शुद्ध पौधे कितने आपको मिले और अप्रभावी शुद्ध कितने मिले। चलिए आइए, तो हम पहले लिख लेंगे, एक चेकर बोर्ड हमने बना लिया। तो क्या लिखेंगे, आप लोग को सेम ऐसे अपनी कॉपी पे बना लेना है। ठीक है। देखिए ये एक चेकर बोर्ड बनाया हमने इससे कि देखिए ऐसे इसलिए बताया गया तो इससे ऐसा होता है ना, मिस्टेक होने की आपको जो संभावना ना के बराबर रहेगी। अगर हमने ऐसे क्रॉस करवा के ये देख लिया, ये सब ये ऐसे ऐसे जो करवाते हैं ना, ऐसे लिख के करवा लेते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना, जो सिंपल वे है उससे समझ लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर और कैपिटल आर, कैपिटल वाई। फिर क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। फिर क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई। फिर क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ऐसे ही सेम ऊपर लिख लेना है आपको, जो यहाँ पे लिखा वैसे ही सेम ऊपर लिख लेना। अब हम क्या करेंगे, स्मॉल आर का, सॉरी कैपिटल आर वाई का किससे करवाएंगे, कैपिटल आर वाई से क्या करवा लेंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो आपको क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर और क्या प्राप्त होगा, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। अब फिर हम इसका इससे कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई प्राप्त होगा। फिर हमें इससे करवाना है तो आपको क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर हम इसका इससे करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखते हैं। हम इस पे आएंगे, इसका किससे कराएंगे, इससे करवा लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर हम किससे कराएंगे, इससे करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर आर और स्मॉल वाई वाई प्राप्त होगा। फिर इसका इससे कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर हमारा इससे कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, जब इससे क्रॉस कराया जाएगा तो आपको प्राप्त होगा कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आपका है ये वाला, स्मॉल आर और कैपिटल वाई का हमें कराना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई से जब हम करवाएंगे तो आपको प्राप्त होगा कैपिटल आर, स्मॉल आर,
कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर हमारा किससे करवाना है, हमें इससे करा लेना है। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर हम इसका नेक्स्ट देखते हैं, हमें किससे कराना है, स्मॉल आर कैपिटल वाई से। जब हम करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है, स्मॉल आर और कैपिटल वाई वाई। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट इससे कराएंगे तो हम क्या देखेंगे, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई प्राप्त हो जाएगा आपको। अब हमारा इसमें नीचे लास्ट बचा है, इसका इससे कराते हैं। देखिए, स्मॉल आर वाई का कैपिटल आर वाई से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक, और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई प्राप्त होगा। ऐसे ही हम इससे जब करवा लेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इसका इससे जब कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। ठीक, आगे आइए, जब हम स्मॉल आर का कराएंगे तो हमें स्मॉल आर और स्मॉल वाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आगे देख लेते हैं कि कितने आपके जो है, कितने क्या मतलब कि कितने गोल व पीले आपको मिले, कितने आपको गोल हरे मिले और कितने झुर्रीदार। देखिए कौन कौन से लक्षण निकल के आए वो देख लेते हैं। पहले हमें क्या देखना है, गोल और पीले कितने हैं। तो आपका गोल और पीला एक ये हो गया। ठीक है, गोल और पीला एक ये हो गया। ठीक है, दूसरा गोल और पीला ये हो गया, और तीसरा भी चौथा गोल पीला ये हो गया। ठीक है, ठीक, यहाँ पे आगे नेक्स्ट आइए, ये आपका गोल पीला एक है। ठीक, ये कैपिटल आर स्मॉल वाई एक आपका नया लक्षण निकल के आया, जो कि आपका क्या है, गोल और हरा है। कैसा है, गोल और हरा है ये। और ये इसके बाद पहले हम लोग ऐसा करते हैं, काउंट कर लेते हैं कि हमारे पास गोल और पीले कितने, नहीं तो कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। इसे हटा देते हैं, तो हमें गोल और पीला ही देखना है। तो ये आपका गोल और पीला, ये नहीं है। ठीक है, गोल और पीला हमें देखना है, ये आपका गोल और पीला है। ठीक, यहाँ पे आ जाइए, ये नहीं है गोल पीला, ये आपका गोल और पीला है। ठीक है, ये भी आपका गोल पीला है। ठीक, और एक आपका ये वाला गोल और पीला है। गोल और पीला ये इसलिए है, इसमें प्रभावी लक्षण क्या है, देखिए ये दो कैसे हैं, दोनों प्रभावी शुद्ध हैं। दोनों कैसे हैं, शुद्ध हैं। तो गोल और पीले हमारे कितने निकल के आए थे, 9 आए थे। कितने गोल और पीले बीज आपके कितने थे, 9 थे। तो हमें यहाँ पे लिख लेना है। अब हमें क्या देखना है, गोल व हरे बीज कितने हैं आपके पास। गोल और हरे देख लेना है। देखिए यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर और स्मॉल वाई वाई। ये तो आपका कैसा लक्षण निकल के आया, देखिए जो निकल के आया आपका हरा, तो हरे को हम लोग हरे से ही लिख लेते हैं। ये क्या आपका निकल के आया, गोल और हरा। कैसा, एक गोल और हरा एक निकल के आ गया। ठीक है, एक और हमारा गोल और हरा हो गया, ये वाला। ठीक, गोल और हरा, ये दूसरा हो गया आपका। ठीक, और देखते हैं कोई गोल हरा है, ये आपका निकल के आ गया गोल और हरा 3। बाकी आपके कोई भी गोल और हरे नहीं हैं। ठीक, गोल और हरे कितने निकल के आए आपके, 3। गोल और हरे कितने बीज हैं आपके पास, 3 बीज हैं। अब झुर्रीदार पे पीले देखते हैं कितने आपको मिले। देखिए झुर्रीदार और पीला, ये आपका हो गया एक झुर्रीदार और पीला। ठीक, एक आपका ये हो गया झुर्रीदार और पीला। ठीक, और एक आपका झुर्रीदार और पीला ये हो गया 3। कितने निकल के आए आपके झुर्रीदार और पीले,
3। झुर्रीदार और पीले बीज कितने मिले? 3 मिल गए। कितने? 3 आ गए आपके। अब हमें क्या देखना, झुर्रीदार व हरे बीज कितने हैं। आइए देख लेते हैं झुर्रीदार और हरे बीज कितने हैं। तो आपको झुर्रीदार और हरा देखना है आपको। देखिए इसे नीचे लेकर आए। हाँ देखिए, आ जाइए जल्दी से फटाफट। तो आपका झुर्रीदार जो हरा था कौन सा है? ये आपका एक हो गया झुर्रीदार हरा, ठीक है। और झुर्रीदार हरा कोई और है, देखिए एक ये रहा आपका झुर्रीदार और हरा, यानी कि दूसरा ये हो गया झुर्रीदार हरा, ठीक है। ये आपका झुर्रीदार पीला है, ठीक है। और हमें झुर्रीदार हरा कोई है, देखिए ये आपका एक झुर्रीदार हरा है, ठीक है। कौन सा है? झुर्रीदार हरा। ये 3 कितने निकल के आ गए? झुर्रीदार व हरे 3 हो गए आपके। झुर्रीदार व हरे बीज कितने निकले आपके पास? 3। सॉरी, झुर्रीदार व हरे बीज आपको कितने मिले? सॉरी, शायद मैंने कुछ मिस्टेक हो गई, 1 सेकंड रुक जाइए, ऊपर आइए। झुर्रीदार पीले देख रहे थे हम लोग, है ना, हरे नहीं। झुर्रीदार और पीला आपका है, ये एक हो गया, ठीक है। और हमें क्या देखना, झुर्रीदार और पीले कितने हैं। झुर्रीदार और पीला देखिए कहाँ पे है। एक आपका ये हो गया झुर्रीदार और पीला 2, ठीक है। और एक आपका ये झुर्रीदार और पीला, ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये देखना था हमें, मेरे बाय मिस्टेक मुँह से झुर्रीदार हरा निकल गया था, ठीक है, माइंड मत कीजिएगा। तो झुर्रीदार और पीला देखना था आपको। तो झुर्रीदार और पीले आपके पास बीज कितने निकल के आए? 3 निकल के आए। अब आपको क्या बचा है? झुर्रीदार और हरा देखना है कितने हैं, ठीक है। झुर्रीदार और हरे बीज कितने हैं आपके पास? सिर्फ एक है। कितने हैं? एक। झुर्रीदार और हरे, झुर्रीदार और हरे एक ही है आपके पास, ठीक है। तो झुर्रीदार व हरे बीज कितने हैं? एक है। तो इनका फिनोटाइप अनुपात देख लेते हैं। 9:3:3:1 कितना? 9:3:3:1। गोल व पीले कितने थे? 9 थे, ठीक है। ये 9 हो गया आपका। गोल व हरे कितने हैं? 3 थे, ये 3 हो गया। झुर्रीदार व पीले कितने हैं? 3 है, तो 3 हो गया। और झुर्रीदार व हरे कितने हैं? आपका 1 है, ठीक है। समझ गए? आइए आगे आइए। तो ये मेंडल के का लॉ था, ये समाप्त हो गया। अब आगे हम देखेंगे बाल विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड्स डेवलपमेंट, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे, तो फटाफट हेडिंग डाल लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र की बनावट। तो वंशानुक्रम का प्रभाव देखिए बालक के विकास पे कैसे पड़ता है। तंत्रिका तंत्र की बनावट। तंत्रिका तंत्र का बालक में वंशानुक्रम से ही प्राप्त होता है। तंत्रिका तंत्र बालक में वंशानुक्रम से ही प्राप्त होता है। इससे ही ज्ञानेंद्रियां, पेशियां तथा ग्रंथियां आदि प्रभावित होती रहती हैं। तो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, तो किससे प्रभावित होगा आपका? किससे प्राप्त होता है आपको? वंशानुक्रम से प्राप्त होगा। जैसे आपके माता पिता का तंत्रिका तंत्र रहेगा, ज्ञानेंद्रियां, मांसपेशियां जिनकी जैसी ग्रंथियां होंगी, तो वैसा ही उनके बालक में देखने को आपको मिल जाएगा। आगे आइए। नेक्स्ट है आपका मूल प्रवृत्तियों पर प्रभाव। तो देखते हैं, थॉर्नडाइक का मत है कि बालक के मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। इन्होंने क्या कहा? बालक का जो है मूल शक्तियों जो होती हैं बालक में, उसका जो है कारण कौन, प्रधान कारण, मुख्य कारण कौन बताया इन्होंने? वंशानुक्रम को बताया, ठीक है। वंशानुक्रम के कारण जन्मजात क्षमताओं में अंतर होता है, ठीक है। वंशानुक्रम के कारण क्या होता है? जन्मजात क्षमताओं में अंतर होता है। किसका कहना है आपका? थॉर्नडाइक का कहना था, ठीक है। आगे देखिए थर्ड वाला, शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव।
वंशानुक्रम के कारण बालकों में शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं, जैसे बालकों की लंबाई, हड्डियां, दांत, रंग, बाल, आँखों का रंग। तो क्या कहा गया है कि वंशानुक्रम के कारण जो है बालकों में विभिन्नताएं होती हैं, जैसे कि किसी की हाइट लंबी है अपने माता पिता पे चली गई, ठीक है, किसी की हड्डियां बहुत चौड़ी हैं, किसी की थोड़ी कम चौड़ी हैं, किसी की अल्प विकसित रह जाती हैं। जैसे माता पिता होते हैं बच्चों में वैसे ही देखने को मिलता है। किसी के दांत बहुत सुंदर हैं, किसी के नहीं सुंदर हैं, ठीक है, किसी के रंग गोरा है, कोई काला है, ये किसके कारण है? वंशानुक्रम के कारण, ठीक है। बाल किसी के भूरे हैं, किसी के काले हैं, ठीक है, ये किसके कारण है? वंशानुक्रम के कारण। और आँखों का रंग किसके कारण है? वंशानुक्रम के कारण, जैसे कि माता पिता की। कभी कभी ऐसा होता है कि विपरीत लक्षण विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं शारीरिक लक्षणों में, जैसे कि माता पिता की आंखें काली हैं और बच्चे की आंखें कैसी हो जाती हैं? भूरी हो जाती हैं, ठीक। और क्या हो जाता है? बच्चे की लंबाई ज़्यादा होती है, माता पिता की कभी कभी कम हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, क्या होता है कि माता पिता बहुत लंबे हैं, बच्चा कैसा रह जाता है? थोड़ा कम हाइट वाला रह जाता है। तो क्या है? ये विभिन्नताएं हैं, वंशानुक्रम के कारण विभिन्नताएं भी आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे आइए, नेक्स्ट आपका क्या है? बुद्धि पर प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है, बुद्धि पर प्रभाव होता है वंशानुक्रम का। कि जैसे कि माता पिता बुद्धिमान है, ठीक है, बहुत बुद्धिमान माता पिता के बच्चे कैसे होंगे? आपने अक्सर देखा होगा जिनके बच्चे माता पिता बुद्धिमान हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं? बुद्धिमान होते हैं, ठीक है। और आगे क्या है? व्यावसायिक योग्यता पर भी प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का। अगर किसी के माता पिता अच्छे व्यापारी हैं तो हो सकता है उनका बच्चा भी अच्छा व्यापारी हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि माता पिता कोई अच्छा बहुत अच्छा मर्चेंट है, कोई बिजनेसमैन है बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन बच्चा वैसा नहीं कर पाता है। ऐसा भी होता है, विपरीत लक्षण भी आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे आपका नेक्स्ट है सामाजिक विकास पर प्रभाव। वंशानुक्रम का सामाजिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर माता पिता काफ़ी मेल जोल वाले हैं, ठीक है, हंसमुख हैं, तो बच्चा भी वैसा ही होगा, ठीक। उनका सामाजिक विकास भी वैसे होगा जैसे कि उनके माता पिता को हुआ, ठीक। जैसा बच्चे घर में देखेंगे अपने, वैसे ही आगे चल के वो व्यवहार करेंगे, उनके अंदर सामाजिक लक्षण भी वैसे ही उत्पन्न होंगे, ठीक। आगे आइए चरित्र पर प्रभाव। जैसे माता पिता का चरित्र रहेगा, घर में जैसा माहौल रहेगा, अच्छा या बुरा, वैसा प्रभाव कैसे पड़ेगा? बच्चे के चरित्र पर पड़ेगा। या फिर समाज कैसा है उसका भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये वंशानुक्रम के कारण आप देख रहे हैं, तो क्या होता है, माता पिता के या फिर उनके और पूर्वज रहे हों उनका चरित्र कैसा है, उसी का प्रभाव क्या होगा? बच्चे के विकास पर आपको देखने को मिलेगा। अगर माता पिता बहुत चरित्रवान है तो उनका बच्चा भी संभवतः कैसा होगा? चरित्रवान होगा। उसके चरित्र का अच्छा निर्माण होगा, उनके चरित्र का बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है सीखने की क्षमता पर प्रभाव। अगर कोई माता पिता किसी के अच्छे हैं, प्रखर बुद्धि वाले हैं, सृजनशील हैं, या फिर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो क्या है? बच्चा भी वैसा ही हो जाएगा। या फिर किसी के माता पिता थोड़े मंद बुद्धि हैं, ठीक है, वो कुछ जल्दी नहीं सीख पाते हैं, तो बच्चा भी हो सकता है वैसे ही व्यवहार करे, ठीक, उसकी भी बुद्धि कैसी हो? वैसी ही हो। चलिए आगे आ जाइए, वातावरण देखते हैं, इन्वायरमेंट। वातावरण को इंग्लिश में बोलेंगे इन्वायरमेंट। वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर एवं आवरण का अर्थ है ढकने वाला। जो चारों ओर से हमें ढके हुए है उसको क्या कहते हैं? हम पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार पर्यावरण वह वस्तु है जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है वह उसका वातावरण है। इसमें वे सभी तत्व शामिल हैं जो मानव के जीवन व व्यवहार को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एनास्टॉसी के अनुसार देख लेते हैं इन्होंने क्या बताया। वातावरण वह प्रत्येक वस्तु है जो व्यक्ति के जीन्स के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु को प्रभावित करती है। क्या कहा इन्होंने? बच्चे के जो जीन्स होते हैं उनको छोड़कर बाकी बच्चे का जो है जीवन है, किस तरीके से वह जी रहा है, उस पर वातावरण का पूरा पूरा असर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इनका यही कहना था कि जीन्स को छोड़ के बाकी हर एक वस्तु को क्या प्रभावित करने वाली चीज़ जो है वो क्या कहलाती है? वातावरण, ठीक है। आगे देखिए, वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में सब बाह्य तत्व आ जाते हैं,
इनका क्या कहना था कि वातावरण में जो है सब सारे जो है वायु तत्व जो हैं वो आ जाते हैं, जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। जब से बच्चा पैदा होता है और जब तक वह बूढ़ा हो जाता है, तब किसके संपर्क में रहता है? वातावरण के संपर्क में रहेगा। किस प्रकार के अच्छे या बुरे वातावरण में जी रहा उसका क्या होता है, उसके जीवन पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। अच्छा है तो अच्छे में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर बुरा वातावरण है तो उसका प्रभाव भी उस पर उतना ही पड़ेगा। आगे आइए, रॉस के अनुसार देखते हैं। देखिए इतनी सारी मतलब सबके अनुसार आपको लिखकर नहीं आना। कभी कभी ऐसा हो जाता है किसी के अनुसार पूछ दिया जाता है। अगर आपको कुछ किसी के अनुसार नहीं पूछा जाता तो जिसकी भी आपकी डेफिनेशन आपको याद रह जाए उसका क्या करना है, लिख के आ जाना है। तो आगे है रॉस के अनुसार, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रॉस का क्या कहना था? वातावरण एक ऐसी शक्ति है जो बाहरी रूप से हमें प्रभावित करती है। ठीक है, मतलब बाहरी रूप से मतलब का ये नहीं हो गया कि हमें अंदर से प्रभावित नहीं करती। हमारा माइंड सेट भी वैसा ही हो जाता है जिस प्रकार के हम वातावरण में रहते हैं। बाहरी शक्ति का मतलब ये हुआ, यहाँ पर तात्पर्य इसका ये है कि हम क्या वातावरण हमारे अंदर थोड़ी घुसा है, जिस समाज में रहते हैं उसका वातावरण, उस वातावरण की इन्होंने बात की है। ठीक है, क्या है? बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे भी हर किसी का, जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए उनका सभी का यही मानना था। जिस प्रकार के वातावरण में आप अपना जीवन यापन करेंगे, आप कैसे हो जाएंगे, वो वैसे ही हो जाएंगे। अच्छे बुरे में जैसे भी रहेंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। आगे आइए, वॉटसन के अनुसार, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो भी चाहूँ बना सकता हूँ। इन्होंने क्या कहा था? एक मुझे जो है नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जैसा चाहूँ उसे बना दूँ। उसे चाहूँ तो डॉक्टर बना दूँ, वकील बना दूँ या चोर बना दूँ। ठीक है, इनका ये कहना था कि जैसा वातावरण बच्चे को मैं दे दूँगा बच्चा वैसा ही बन जाएगा। आगे आइए, वातावरण के प्रकार देख लेते हैं। वातावरण के निम्नलिखित प्रकार हैं, एक आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। चलिए, तो आंतरिक वातावरण देखते हैं, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट। आंतरिक वातावरण का तात्पर्य गर्भावस्था की उन परिस्थितियों से है जो भ्रूण को चारों ओर से घेरे रहती है। माता द्वारा ग्रहण किए जाने वाला आहार बच्चे के विकास में सहयोग करता है। तो माता जिस प्रकार के वातावरण में रहती है उसका प्रभाव उसके किस पे पड़ता है? बच्चे पर पड़ता है जो उसके गर्भ में होता है। ठीक है, जिस प्रकार का आहार माता लेती है उस चीज़ का प्रभाव किस पे पड़ेगा? उसके गर्भ में जो उसके बालक है उसका प्रभाव जो है उसके ऊपर भी वैसा ही पड़ेगा। अच्छा अगर आहार लेगी तो बच्चा कैसा होगा? हेल्दी होगा। अगर नहीं वो ध्यान रखती है तो बच्चा कैसा होगा? अनहेल्दी हो जाएगा। ठीक, आपकी नेक्स्ट हेडिंग है बाह्य वातावरण, यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वे सभी परिस्थितियां जो सामूहिक या मिश्रित रूप से उसके विकास और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो जो बालक होता है या व्यक्ति होता है जो जिस प्रकार के वातावरण में सामूहिक या मिश्रित जिस प्रकार के वातावरण में रहेगा, जैसे भी अच्छे बुरे या फिर एक ऐसा वातावरण जहाँ पे अच्छा भी है थोड़ा बुरा भी है, जैसा भी रहेगा उसमें क्या होगा? उसके विकास पर उसका प्रभाव आपको देखने को मिलता है। आगे आइए, भौतिक वातावरण देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आता है भौतिक वातावरण, जिसको कहेंगे इंग्लिश में फिजिकल इन्वायरमेंट। इसमें प्राकृतिक वातावरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्राकृतिक वातावरण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि सभी प्रकृति प्रदत्त, यानी प्रदत्त मतलब प्रदान वस्तुएं आ जाती हैं जो किसी न किसी प्रकार व्यक्ति को आजन्म प्रभावित करती रहती हैं। ठीक है, भौतिक वातावरण में आने वाली चीज़ें हो गई हमारी पृथ्वी, हो गई चंद्रमा, सूर्य, नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनका सभी का प्रभाव मानव जीवन पे है या नहीं? इनके बिना क्या मानव जीवित रह सकता है? नहीं रह पाएगा। अगर सूर्य अपनी रोशनी ना दे तो क्या इंसान जीवित रहेगा? नहीं। ठीक, अगर पृथ्वी ना हो तो हम कहाँ कहाँ हमारा जन्म होता? बताओ, नहीं होता ना।
पेड़ पौधे ना होते, ठीक, तो क्या होता, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो किसी न किसी प्रकार से हमें क्या करती हैं, आजन्म क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। सोशल एनवायरनमेंट यानी कि सामाजिक वातावरण, इसको देख लेते हैं। वे सभी परिस्थितियां जो बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर प्रभाव डालती हैं तथा मानव समाज में प्रचलित सभी सामाजिक परिस्थितियों, रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, रहन सहन आदि सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। तो सामाजिक वातावरण क्या हुआ, जो समाज में जैसा वातावरण है उसका प्रभाव मानव के जीवन पे सदैव पड़ता रहता है। जिस रीति रिवाज में, प्रथाएं जो उसके समाज में प्रचलित हैं, जो रूढ़ियाँ प्रचलित हैं, उससे क्या होता है, मानव प्रभावित रहता है हमेशा। ठीक है, जैसे भी वातावरण में रहता है उसके क्या रीति रिवाज हैं, क्या प्रथाएं हैं, ठीक, उनका क्या होता है सामाजिक जीवन पे उसका पूरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। आगे आ जाइए। समाज विकास को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारक कौन कौन से, आइए। पहला क्या है आपका, मानसिक विकास का प्रभाव, दूसरा है शारीरिक विकास का प्रभाव, और तीसरा क्या है, व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव। तो आप लोग यहाँ पर का की जगह ना अगर पर कर लेंगे ना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, का हटा के पर कर लीजिएगा। मानसिक विकास पर प्रभाव, शारीरिक विकास पर प्रभाव और व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग पर कर लेना। ठीक है, शिक्षा पर प्रभाव, ठीक, सामाजिक गुणों का प्रभाव। ठीक है, बालक के सर्वांगीण विकास पर प्रभाव। ठीक, आगे आ जाइए। वंशानुक्रम और वातावरण का सापेक्ष महत्व या संबंध। ठीक है, हो सकता है ये आपकी लास्ट हेडिंग हो इस चैप्टर की। हाँ बिल्कुल, वंशानुक्रम वातावरण का सापेक्ष महत्व संबंध क्या है, चलिए देखते हैं। पहला क्या, वंशानुक्रम और वातावरण को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। क्या है, वंशानुक्रम वातावरण को हम लोग जो है एक दूसरे से पृथक नहीं कर सकते। पृथक मतलब अलग नहीं कर सकते। वंशानुक्रम और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्तित्व का विकास वंशानुक्रम की अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है और व्यक्ति इन दोनों का योगफल ना होकर क्या है, गुणनफल है। क्या है, गुणनफल है। तो आगे देखिए इसका संबंध क्या है, देखिए। व्यक्ति किसके बराबर है, वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, आपका गुणनफल है। ठीक है, ये इसका क्या है, संबंध है, इसके सापेक्ष में संबंध है। ठीक, तो ये आपकी आज की क्लास है। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारी क्लास को लाइक कर दीजिए। अपने जो कॉलेज का ग्रुप है आपका डीएलएड का बना हुआ है उसमें शेयर कीजिए, जिससे आपके अदर फ्रेंड्स जो हैं, आपके जो सहयोगी हैं, आपके जो है प्रशिक्षु जो आपके साथ में ट्रेनिंग कर रहे हैं टीचर्स, उनके लिए भी क्या हो, हेल्पफुल रहे। ठीक, ये नहीं कि आप अपने आप अकेले अकेले पढ़ रहे हैं, फ्री में नोट्स मिल रहे हैं तो हम ही पढ़ लें अकेले, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, जाके ग्रुप में शेयर कर देना है वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी। और अच्छी लगी है तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए, जिससे सबसे पहले आपको वीडियो मिलती रहे। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।